देखिए, अमेरिकी ताकत का मतलब सिर्फ बम या एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं होता। आज हम जिस सोर्स को समझ रहे हैं उसके मुताबिक ये पैसे, डेटा और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुनिया को एक खास आकार देने के लिए बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। तो चलिए इस पूरी बनावट को परत दर परत खोलकर समझते हैं कि अमेरिका असल में अपना ग्लोबल दबदबा कैसे बनाए रखता है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले सोर्स की मेन दलील को देखेंगे। फिर हम उन 3 पिलर्स की पड़ताल करेंगे जिन पर यह पूरी ताकत टिकी है। पहला, आर्थिक पकड़। दूसरा, टेक्नोलॉजी और मीडिया। और आखिर में उनकी बेजोड़ मिलिट्री पावर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सोर्स का सेंट्रल आइडिया आखिर है क्या? देखिए, वो ये है कि अमेरिकी ताकत कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कंट्रोल का एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जानबूझकर बनाया और मेंटेन किया गया है। सोर्स की ये शुरुआती लाइन सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक दावा है। यही एक लाइन आगे आने वाली हर बात की नींव रखती है और ये इशारा करती है कि रूल करने का मतलब सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं है, बल्कि दुनिया के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंट्रोल करना है। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं जिसे सोर्स ने पहचाना है, आर्थिक सिस्टम। यहां बात सिर्फ अमीर होने की नहीं है, बात है पूरी दुनिया में पैसे के बहाव को कंट्रोल करने की और ये तय करने की कि किसे वो पैसा मिलेगा और किसे नहीं। सोर्स का दावा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी ग्लोबल संस्थाओं में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोटिंग अधिकार है। मतलब वो इस बात पर गहरा असर डाल सकते हैं कि किन देशों को जरूरत के वक्त कर्ज मिलेगा। अगर कोई देश उनके हिसाब से नहीं चलता तो हो सकता है कि उसकी फंडिंग ही रोक दी जाए। ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। और फिर आता है स्विफ्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये एक लाइफलाइन की तरह है। सोर्स बताता है कि इस नेटवर्क पर कंट्रोल अपने आप में एक हथियार बन सकता है। जब रूस को इस सिस्टम से बाहर किया गया तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। ये दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल एक्सेस का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा सकता है। अगला है दूसरा पिलर, टेक्नोलॉजी और मीडिया। सोर्स का तर्क ये है कि अमेरिका ने वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जिस पर आज की दुनिया का ज्यादातर काम चलता है। ये कंट्रोल का एक ऐसा जाल है जो अक्सर हमें दिखाई भी नहीं देता। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचिए। हमारे फोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर जिस तरह से हम कुछ सर्च करते हैं, आपस में बात करते हैं या कहीं जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, सोर्स बताता है कि ये सब कुछ एक अमेरिकी निर्मित ग्रिड पर ही चल रहा है। कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर उठाकर देख लीजिए, वो इन्हीं में से किसी एक पर चलता है। तो असली खेल सिर्फ सुविधा का नहीं है। सोर्स का तर्क है कि ये प्लेटफॉर्म्स भारी मात्रा में यूजर डेटा इकट्ठा करते हैं। इस डेटा का एनालिसिस करके वे हमारे व्यवहार को समझते हैं, दुनिया भर में क्या चर्चा होगी ये तय करते हैं और आबादी को प्रभावित करते हैं। मतलब डेटा खुद एक बहुत ही शक्तिशाली संपत्ति बन जाता है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स पिलर पर, अमेरिकी सेना की तकनीकी सुपीरियॉरिटी। सोर्स खास तौर पर हवाई युद्ध की पेचीदा परतों और उनके बीच के कोऑर्डिनेशन पर रोशनी डालता है। सोर्स एक ऐसे हमले का जिक्र करता है जो किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। ये कोई अंधी बमबारी नहीं है। सबसे पहले ग्रोलर दुश्मन के रडार को अंधा कर देता है, फिर मिसाइलें रडार को ही तबाह कर देती हैं। उसके बाद होती है बॉम्बर्स की एंट्री। पहले B-2 स्टिल्थ बॉम्बर सटीक निशानों के लिए, फिर B-1 और B-52 बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए, और आखिर में फाइटर जेट्स पूरे आसमान पर कब्जा कर लेते हैं। सोर्स यहाँ 3 मुख्य बॉम्बर्स के बीच का फर्क बताता है। B-2 स्पिरिट को एक सर्जन समझिए जो चुपके से आता है और एकदम सटीक हमला करता है। B-1 लैंसर एक स्प्रिंटर है जो अपनी सुपरसोनिक रफ्तार के लिए जाना जाता है, और B-52 जो एक पुराना योद्धा है, वो एक हथौड़े की तरह है जो कार्पेट बॉम्बिंग के लिए भारी मात्रा में बम गिराता है। तो ये स्टील्थ काम कैसे करता है? सोर्स इसे बड़े आसान शब्दों में समझाता है। विमान पर एक खास पेंट होता है जो रेडार की तरंगों को सोख लेता है, उन्हें वापस जाने ही नहीं देता। बस इसी वजह से ये रडार पर दिखाई नहीं देता। और एक दिलचस्प बात, इस असर को बनाए रखने के लिए हर उड़ान से पहले विमान को फिर से पेंट करना पड़ता है। बॉम्बर्स के अपना काम करने के बाद फाइटर जेट्स आसमान को पूरी तरह से सिक्योर कर लेते हैं। सोर्स F-35 की अविश्वसनीय स्टेल्थ क्षमता पर रोशनी डालता है। ये इतना अदृश्य है कि कहते हैं इसे अपने ही रडार पर देखने के लिए एक खास लेंस की जरूरत पड़ती है। सोचिए जरा। और जब इसके साथ F-22 और F-16 जैसे विमानों का दबदबा जुड़ जाता है तो हवाई श्रेष्ठता पूरी तरह स्थापित हो जाती है।
अब देखते हैं कि ये सिस्टम आज के संघर्षों में खुद को कैसे ढाल रहा है, क्योंकि लड़ाई का तरीका बदल रहा है। ये अब सिर्फ बड़े महंगे विमानों तक ही सीमित नहीं है। सोर्स ड्रोन युद्ध के उदय और उससे पैदा होने वाली नई चुनौतियों पर फोकस करता है। और यहाँ मैदान में एक नया खिलाड़ी आता है, ईरान का शाहिद ड्रोन। सोर्सेस से एक असम्मित खतरा कहता है। ये बहुत एडवांस्ड नहीं है, लेकिन इसकी सादगी और कम लागत इसे बेहद असरदार बना देती है। और ये बात इस ड्रोन की खासियत को बखूबी बयां करती है। सोर्स का ये सीधा उदाहरण ड्रोन के लोटेक लेकिन असरदार डिज़ाइन को दिखाता है। ये महंगा और कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसका मतलब है कि इसे बड़ी संख्या में आसानी से बनाया जा सकता है, जो इसे एक बहुत गंभीर खतरा बनाता है। ये ड्रोन युद्ध का एक चूहे बिल्ली का खेल जैसा है। अमेरिका ड्रोन के वायरलेस सिग्नल को जाम कर सकता है, जिसे सॉफ्ट किल कहते हैं, लेकिन सोर्स एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार इनोवेशन पर प्रकाश डालता है। यूक्रेन का ड्रोन को ऑप्टिकल फाइबर तार से जोड़ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को पूरी तरह बेकार कर देता है और दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सिंपल सॉल्यूशन भी हाईटेक खतरों का मुकाबला कर सकते हैं। अंत में सोर्स का विश्लेषण एक एक्शन के आह्वान के साथ समाप्त होता है। तर्क ये है कि इस कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम का सामना करने के लिए भारत जैसे देशों को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्हें ड्रोन स्वॉर्म्स और एंटी सैटेलाइट हथियारों जैसे अपने खुद के इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने होंगे। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। जब दुनिया भर के सिस्टम इतने गहरे आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसी भी देश के लिए सच्ची स्वतंत्रता और स्वायत्तता का वास्तव में क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज की दुनिया में कोई आसान जवाब नहीं है।